हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 30 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है एयर पोल्यूशन, CAQM's रोल इज स्टिल हेजी। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने पिछले सप्ताह की लगभग आधी अवधि गंभीर रूप से प्रदूषित हवा में सांस लेकर के काटी है। हवा में अति महीन PM 2.5 और महीन PM 10, PM का मतलब यहां पे पार्टिकुलेट मैटर से है, PM 10 कणों की सांद्रता सांस लेने के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से 10 गुना अधिक थी। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी और NCR रीजन के जो लोग हैं उन्होंने लगभग पिछले आधे हफ्ते ऐसी प्रदूषित हवा में सांस ली है जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा बोला जा रहा है कि हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की जो क्वांटिटी थी वो सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से लगभग 10 गुना अधिक थी। यदि हम लोग पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, PM की बात करें, तो ये दरअसल होता क्या है? पार्टिकुलेट मैटर या फिर पार्टिकल पोल्यूशन एक तरीके का जनरल टर्म है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे मिक्सचर के लिए जो बनता है सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जब मिलते हैं। जो वायु में आपके सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं, जब वो मिलते हैं तब हम लोग कहते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बन रहा है। यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये सभी पार्टिकुलेट मैटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ही देखे जा सकते हैं और इन पार्टिकुलेट मैटर्स में आपके पास सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन, पार्टिकल बाउंड वाटर, कई सारे मेटल जैसे कि कैडमियम, कार्बन, निकल, जिंक, कई सारे हाइड्रोकार्बन्स इत्यादि प्रस्तुत होते हैं। इसके अलावा कई सारे आपको जैविक कंपोनेंट भी मिल जाएंगे जैसे कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट, माइक्रोबियल कंपाउंड्स जैसे कि फंजाई इत्यादि। अब यदि यहां पे हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग साइज क्या होते हैं PM के, तो पहली बात करते हैं PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 10। इसको हम लोग कहते हैं कि ये सांस लिया जा सकता है। इसका डायमीटर लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ओके, और दूसरा जो है वो है आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये बहुत ही महीन, इसको भी इनहेल किया जा सकता है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है। यदि सोर्स की बात करें पार्टिकुलेट मैटर के, तो जो मेजरली अगर हम लोग बाने कि मैनमेड सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कई सारा जब हम लोग उत्सर्जन देखते हैं पावर स्टेशन से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, डीजल जनरेटर्स से, कई सारे वाहनों से, कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बनती हुई रोड्स पे, यहां सब हम लोगों को पार्टिकुलेट मैटर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। धुएं और कोहरे, स्मोक एंड फॉग की एक परत के साथ बाहर का वातावरण बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक था। पिछले 5 वर्षों से सर्दी के मौसम में किसी भी अवधि के लिए यह स्थिति नजर आती है। यह कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में यह स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न समृद्ध प्राधिकारों के प्रयासों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर की नियुक्ति की थी। देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय ने इस कंसर्न को समझा और जितनी भी एजेंसियां हैं, जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इन सभी के कार्यों को देखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर की नियुक्ति करी। सरकार द्वारा एक नए संवैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता आयोग प्रबंधन, जिसको हम लोग कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM कह रहे हैं, के गठन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फिर यह जिम्मा उनके ऊपर छोड़ दिया। हम लोग जानते हैं कि भाई एक नया प्रबंधन बना था जो वायु गुणवत्ता को देखता, तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो अपॉइंटमेंट किया है ये काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। थोड़ी सी जानकारी जरा हम लोग CAQM के संदर्भ में प्राप्त कर लें। ये CAQM कैसे आया और साथ ही साथ इससे पहले जो एजेंसीज थी थोड़ा उसकी जानकारी। अब CAQM मैं आपको बता रहा हूं कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया और उस ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, मतलब NCR रीजन और आसपास के क्षेत्रों के संदर्भ में नोटिफाई किया है। की पॉइंट्स क्या है इस ऑर्डिनेंस के? CAQM जो है वो जितनी भी एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं उसमें आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी शामिल है, साथ ही साथ कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की एजेंसियां जो एयर पोल्यूशन को भगाने से जुड़ी हुई हैं उनको शामिल किया गया है। उन सभी के ऊपर ये बात करेगी। एबॉलिशन ऑफ EPCA, इसी ऑर्डिनेंस के तहत, जिसके तहत पास किया गया है CAQM को, सेंटर ने एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया है। अब यहां पे बोला गया है कि यदि हम लोग NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रोल के बारे में बात करें तो ये बोला गया है कि जहां कहीं भी CAQM इन्वॉल्व्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ NGT के जुरिस्डिक्शन की बात होगी, ना ही किसी सिविल कोर्ट की। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है CAQM का, देख लेते हैं। 18 सदस्यीय कमीशन है, ओके, और यहां पे सेंटर, स्टेट्स और जो बाकी के जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस 18 सदस्यीय कमीशन में। फुल टाइम चेयरपर्सन होगा और चेयरपर्सन वही हो सकता है या तो वो सेक्रेटरी रहा हो भारत सरकार में या फिर किसी राज्य की सरकार में चीफ सेक्रेटरी का पद उन्होंने पहले धारण कर लिया हो। जो चेयरपर्सन की जो अवधि होगी वो लगभग 3 वर्ष की होगी या फिर व्यक्ति की आयु 70 वर्ष या उससे कम हो। अगर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें तो कमीशन में 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे जो या तो चीफ सेक्रेटरीज रह चुके हों या ऐसे किसी विभाग के सेक्रेटरी रहे हो जो पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ डील कर चुका हो। ये जिन राज्यों से होने चाहिए उनका भी नाम देकर के रखा गया है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहां पे 3 एक्सपर्ट, फुल टाइम एक्सपर्ट होंगे जिनको सभी मुद्दे जो कि एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए हैं उसकी पूरी जानकारी हो। सिविल सोसाइटी से भी 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो किसी भी NGO से आ सकते हैं और बाकी जो है वो अन्य सदस्य नीति आयोग से हो सकते हैं और सेवरल मिनिस्ट्रीज से, बाकी जो अन्य मंत्रालय हैं उनसे भी हो सकते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल कि CAQM की जरूरत क्यों आन पड़ी। सबसे पहले तो भाई हमारे पास एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए जो कि मॉनिटर करे और मैनेज करे एयर क्वालिटी को दिल्ली और NCR रीजन में। अभी तक ऐसा कुछ खास कदम हमको होते हुए दिखाई दिया नहीं। साथ ही साथ पहले जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके हमें कोई खास परिणाम, कोई खास रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई दिए। इसीलिए उन सबको डिसॉल्व करके अब हम लोग जो हैं वो CAQM के संदर्भ में आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि CAQM जो है वो पूरी तरीके से इस ड्यूटी को निभाएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ पॉइंट्स वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में। संघीय सीमाओं का अतिक्रमण कर सकने वाली वैधानिक शक्तियों के साथ CAQM का गठन एक परम आयोग या सुपर कमीशन के रूप में किया गया है, जिसमें कई राज्यों और एजेंसियों के अधिकारी शामिल किए गए हैं जो इस समस्या को संबोधित करने के लिए सामूहिक रूप से आधारभूत व्यक्तिगत कदम भी उठा सकते हैं। मैंने आपको यह पहले बताया, अलग अलग राज्य, नीति आयोग, मंत्रालय, अलग अलग एक्सपर्ट्स, इन सभी को शामिल किया गया है इस CAQM में। CAQM को 5 नवंबर को अधिसूचित किया गया था
जो 1 से 15 नवंबर की अवधि के लगभग मध्य का समय था, जब यह संकट आमतौर पर सबसे गंभीर होता है। देखिए, CAQM को 5 नवंबर को अधिसूचित किया गया। ऐसा क्यों कहा गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है? क्यों? यह वही समय होता है जब पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है, जिससे जो वायु गुणवत्ता है दिल्ली NCR रीजन की, वो काफी खराब हो जाती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि दिवाली का त्योहार जिसमें लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी ड्यूरेशन के आसपास पड़ता है। इसलिए यहां पे ये कहा गया कि सबसे आमतौर पर संकट सबसे गंभीर होता है। विशेषज्ञों का मानना था कि यह कदम उठाने में देरी हुई है और यह आग के समय कुआं खोदने जैसा प्रयास है। लोगों का कहना यह है, जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि यह इनिशिएटिव काफी पहले आज आया सकता था, लेकिन ये काफी देरी से आया हुआ है और इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जब आग लगी है तब कुआं खोदने का काम कर रही है सरकार। बाद के हफ्तों में उनकी कई आशंकाओं की पुष्टि हुई जब अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए मौजूदा वर्तमान मशीनरी को समझने का समय चाहिए। 13 नवंबर को CAQM ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रयासों के समन्वय का आग्रह किया। जब इस CAQM का गठन हुआ तो जो कई सारे अधिकारी जो जुड़े हुए थे, उन्होंने बाद में इस बात को रखा कि जो मौजूदा समस्या है, जो मौजूदा मशीनरी है, उसको सही तरीके से समझने के लिए, जांचने के लिए उन्हें थोड़े से समय की जरूरत है। मतलब उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि वो अपने प्रयासों को एक सुचारू रूप से ला सके और उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सके। आगे का रास्ता 1 माह से भी अधिक समय के बीत जाने के बाद भी इस बात को लेकर अभी तक भ्रम बना हुआ है कि समस्या से निपटने के लिए किस एजेंसी की क्या भूमिका है। मैंने बताया ना, सिंगल बॉडी की जरूरत थी। अभी तक यही नहीं समझ में आ पा रहा था कि कौन सी एजेंसी किस चीज में कहां पे अपना कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के विघटन के साथ जिम्मेदारी केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कंधे पर ही रह गई है। मैंने आपको बताया कि EPCA को डिसॉल्व कर दिया गया है और उसके बदले में CAQM को लाया गया है। इस विघटन के बाद प्रदूषण कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य के, केंद्र के और CAQM से संबंधित जितने भी जो पोल्यूशन बोर्ड्स हैं उनके ऊपर आ गई है। और अभी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि इनमें से किसी के पास भी कोई स्पष्ट नीति या दिशा निर्देश नहीं है कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लें, किस तरीके से इस समस्या का प्रॉपर समाधान निकाला जा सके। इसका एक उदाहरण यह देख सकते हैं कि इस वर्ष निर्माण कार्य पर किसी भी तरीके के अंकुश की कमी रही। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ऐसे उपाय जटिल रहे थे, जबकि पिछले वर्ष धूल के सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक निर्माण कार्य को सर्दियों के लगभग पूरे मौसम के लिए प्रतिबंधित रखा गया था। अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही देखिए इनएफिशिएंसी का, किस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने में असक्षम हो रही हैं एजेंसियां। वो ये कि पिछले वर्ष जो था, सर्दियों के समय पे किसी भी तरीके के निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से प्रतिबंध हम लोगों ने लगा दिए थे। इस वर्ष ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलेट मैटर चाहे वो 2.5 हो चाहे वो 10 हो, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन एरियाज जरूर होते हैं। निश्चय ही किसी समस्या से निपटने के लिए किसी नई एजेंसी को थोड़ा समय जरूर लगेगा। बिल्कुल सही बात है, समय लगेगा अपने आप को सेट करने में, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को स्वयं को मौसम की दया पर नहीं छोड़ देना चाहिए, जो वर्तमान में इस समस्या को कम करने वाला एकमात्र कारक नजर आता है। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग सिर्फ मौसम के सहारे नहीं रह सकते कि यदि बरसात हो जाएगी तो पोल्यूशन थोड़ा सा घट जाएगा, पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। नहीं, समय आ गया है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स अपने पर्सनल स्तर पर लें। लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जितनी एजेंसियां हैं वो अपनी कार्य प्रणाली को और बेहतर और सुचारू बनाएं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का सही समाधान निकाला जा सके। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है। देखिए, दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण क्या है, साथ ही साथ आप उन सभी इफेक्ट्स या फिर मेजर्स को बताइए जो इस दिशा में दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हैं। साथ ही साथ लिए गए इनिशिएटिव्स का, लिए गए स्टेप्स का असर क्या रहा है, कितना फायदेमंद हुआ है ये वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप
आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।